नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज निमकर आपका स्वागत करता हूँ। आज का पॉडकास्ट हम शूट करने वाले हैं अमित सर के साथ, जो कि एज एडमिशन इंचार्ज वर्क करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती में। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली काफी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप पॉलिटेक्निक एडमिशन लेना चाहते हो, वो फिर फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक हो या डायरेक्ट सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक, तो सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ऑलरेडी सर के साथ मैंने 2 पॉडकास्ट काफी अच्छे बनाए, आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस पॉडकास्ट में भी हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच सर कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला। बोराडे सर की जिन्होंने हमें परमिट किया, प्रिंसिपल सर ने कि आप करिए, बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। सो सर शुरू करते। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछला जो पॉडकास्ट आपने किया था उससे हज़ारों बच्चों को मदद मिली। और मैंने ये बात भी ऑब्जर्व की कि आपने उसमें जो बच्चों की क्यूरीज जो इन द फॉर्म ऑफ चैट आई थी, तो आपने मुझसे पूछ कर बच्चों की सॉल्व की, तो बच्चों की काफ़ी केयर हुई और काफ़ी मदद हुई। और चूँकि वो पॉडकास्ट हमने 17-18 तारीख के आसपास किया था, तो वो ये था कि तब तक के एडमिशन का नोटिफिकेशन आया नहीं था। और 2025-26 का जो नोटिफिकेशन आया 19 तारीख को, तो 20 तारीख से इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ, 20 मई से, और उसकी लास्ट डेट थी 16 जून। लेकिन इस साल जो है इस नोटिफिकेशन में कुछ नए रूल्स भी आए हैं, तो वो भी बच्चों को अवगत कराना था। इसके लिए ज़रूरी था कि पॉडकास्ट लिया जाए, क्योंकि वो पुराने रूल्स के हिसाब से अपने बनाया था। हालांकि बहुत चेंजेस नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन फॉर्म का जो मेन चेंज है उसमें ऑप्शन फॉर्म भरने के को लेकर ही चेंज है, इसलिए बच्चों को उस नए रूल से भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि इस साल का जो एडमिशन का शेड्यूल है वो 20 मई से शुरू होकर 16 जून था। लेकिन बच्चों का रिस्पांस देखते हुए और डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी देखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने वो बढ़ा के 26 जून कर दिया है लास्ट डेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ फॉर्म। और इसकी जो मेरिट लिस्ट है प्रोविजनल, वो 28 तारीख को डिस्प्ले होगी, और उसके बाद 29-30 को ग्रेजुएशन सबमिट करना है, और 2 तारीख को जो है तो फाइनल मेरिट डिस्प्ले होगी। तो ये नया शेड्यूल है, तो बच्चे इसके बारे में भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लें कि अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भी 26 जो है तो जून तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो चलिए सर, मैं जैसे आपने बोला कि बच्चों के जो डाउट्स है कमेंट्स में भी पूछते बच्चे, हम लाइव भी बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, तो मैं डाउट्स काफी पूछने वाला आज भी फिर से आपको। तो ये जो सर 26 जून है, तो फिर से वहाँ डाउट रहता है कि ये डेट रिवाइज होने के चांसेस है या नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्होंने स्टार मार्क अभी भी मेंशन किया है। यस, असल में वैसे चांसेस इसमें जो डायरेक्टरेट की तरफ से हमको जो इन्फॉर्मेशन मीटिंग में जो मंडे को मीटिंग हुई थी, ऑनरेबल डायरेक्टर ने जो दी थी, उन्होंने बताया कि दिस में भी द लास्ट चांस, मतलब इसके बाद डेट एक्सटेंड होगी नहीं, ठीक है ना। 26 बहुत हो गया, क्योंकि उधर एडमिशन का AICTE जो जिसको हमको फॉलो करना होता है, उसने जो लास्ट डेट एडमिशन की दे रखी है वो 14 अगस्त कट ऑफ डेट, ओके है ना। तो हमको जितना प्रोसेस है एडमिशन का 14 अगस्त से पहले ही करना है, तो इस हिसाब से इसके एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है। 1% हो सकते हैं अगर हुआ तो, लेकिन चांसेस नहीं है। और इसमें भी लास्ट, ओके, तो बच्चों ने लास्ट पकड़ के ही चलना चाहिए और ज्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए कि नहीं और बढ़ेगी और करते हैं। ऑलरेडी काफी बढ़ गई है, मींस डायरेक्टली 16 से 10 दिन बढ़ गए, तो काफी ज्यादा टाइम दिया है। और एक चीज मुझे पूछना था सर कि क्या वॉल्यूम रहता है, मींस महाराष्ट्र लेवल पे कितने बच्चे प्रोसेस करते होंगे फिर भी? अभी तक अगर आज की तारीख में देखा जाए तो महाराष्ट्र पर 1,35,000 बच्चों ने फॉर्म रजिस्टर किया है, ओके, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,10,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म कंफर्म कर चुके हैं, पैसा वैसा भर के तो प्रोसेस में आ चुके हैं। और ये जो 20,000 का डिफरेंस है बच्चों के फॉर्म भरने का कंफर्म जो नहीं हुए, ये डॉक्यूमेंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से है। तो ये भी आखिर तक, वैसे हमारे डायरेक्टर ऑफिस से तो यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो। तो हमारा टारगेट यही होता है कि 1.5 लाख बच्चे इसमें कम से कम इस साल प्रोसेस में भाग लें, कन्फर्म करें। बड़ी अच्छी बात है। तो और एक पूछना था सर, अभी जैसे आपने प्रोसेस कंफर्मेशन के लिए बोला, बच्चों का ना एक और डाउट है, जैसे मैं भी पेरेंट्स को गाइडेंस और मेंटरिंग कर रहा हूँ कि सर वो जब स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो कंफ्यूज रहती है कि फॉर्म कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, वो जो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आता है, तो पेरेंट्स ने क्या देखना चाहिए उसपे कि हमारा फॉर्म वेरीफाई और कंफर्म हुआ है, क्या चीजें मेंशन करती है? एक्चुअली जब फॉर्म कंफर्म होता है तो बच्चे को एक टेक्स्ट मैसेज जाता है कि योर फॉर्म इज कंफर्म। ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में उसको कंफर्म हुआ है ये पता चलता है। बच्चे ने फिर से उसके लॉगिन में जाना है, वहाँ रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो रही है। अगर उसका रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया तो फॉर्म तो कंफर्म हो गया, तो कंफर्म हो गया, राइट। अब किस कैटेगरी में कंफर्म हुआ? डॉक्यूमेंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये हो सकता है कि किसी बच्चे ने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड ना किया हो, NCL अपलोड ना किया हो, तो टाइम बिंग उसको ओपन में कन्वर्ट किया जाता है। किसी ने इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया और TFWS पे क्लेम किया हो तो TFWS पे क्लेम हटता है वहाँ से, तो उस कैटेगरी मेन कैटेगरी में ओपन में लाके उसको कंफर्म कर देते हैं, प्रोसेस में तो आ गया। उसके बाद जब बच्चा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उसको, वो उसने वहीं देखना है, उसके नीचे लास्ट में एक लाइन होती है कन्फर्म्ड बाय FC,
ओके कंफर्म्ड बाय अगर आ गया वर्ड, एफसी जो भी है उसको जहाँ भी अलॉट हुआ है, जैसे सपोज अमरावती मिला है तो 1008 1 तो सब एफसीज रहती है, तो वहाँ फॉर्म कंफर्म हो गया। रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गई, मतलब फॉर्म कंफर्म हो गया। सिर्फ उसको खोल के ये देखना है कि अपने को जितने अपने फील्ड्स भरी थी वो सबका बेनिफिट मिला है कि नहीं, और नहीं मिला है तो नीचे बाकायदा एक मार्क होता है, उसके वक्त में जिस वक्त में वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते कि हमको एक स्टेटमेंट नीचे देना होता है एक, कि भाई किस वजह से तुमको जो है तो तुमको ओपन में कन्वर्ट किया है, या तुमको जो बेनिफिट से क्लियर करके नहीं दिया, तो नीचे रहता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी देख के बच्चे कंफर्म करते हैं। तो मीन्स जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे रिसिप्ट मिल गई, तो मैंने ऊपर से नीचे तक डिटेल्स देख लेनी चाहिए कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरी कैटेगरी कौन से, मेरे मार्क्स अच्छे से डाले हैं कि नहीं, और कुछ भी अगर डाउट डिफिकल्टीज रहती है तो मैं फिर से उसको क्लेम कर सकता हूँ। फिर से आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हो। ग्रीवेंस सबमिट करने के साथ साथ एक बहुत कभी कभी बच्चों को ग्रीवेंस में डिफिकल्टी होती है सबमिशन में। ऑनलाइन है, पहले ग्रीवेंस सबमिट करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म ओपन कराना होता है, फिर रीसबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट, फिर रिकन्फर्म करना होता है। तो अगर ये सब प्रोसेस में किसी को दिक्कत होती भी है, तो जो फॉर्म आपने कंफर्म कराया है, भरा था जिस वक्त फॉर्म, तो उसके ऊपर ये स्क्रूटनी अगर है तो वहाँ पर किस एफसी को फॉर्म गया है, वहाँ का एफसी कोऑर्डिनेटर का फ़ोन नंबर नाम के साथ अवेलेबल होता है। अगर आप वहाँ फ़ोन करके पूछते हो तो वो फॉर्म वो भी जो है तो आपको मदद कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आगे हम फॉर्म कंफर्म होने तक, अभी आती है प्रोविजनल और मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी डिफिकल्टीज कुछ, अगर मिसमैच होता है इन्फॉर्मेशन में, कोई भी एरर आता है तो वो ग्रीवेंस फाइल करके करेक्ट कर सकते हैं। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, वो तो फाइनल होगी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था एज पर द लास्ट ईयर रूल्स, अभी अपडेटेड रूल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो सर कैप राउंड में क्या चेंजेस हुए, नंबर ऑफ कैप राउंड्स में क्या हुआ है, ऑप्शन फॉर्म में क्या हुआ है, वो बताइए। इस बार जो बहुत मेजर चेंज है वो प्रोसेस को लेकर, ऑप्शन फॉर्म की प्रोसेस को लेकर है। पहले क्या था, मैंने जो पिछले पॉडकास्ट में रिकॉर्ड किया कि हर काउंसलिंग राउंड के लिए, मतलब 3 कैप राउंड होते थे पहले, अब की बार 4 हो गए, 4, ठीक है ना। और पहले हर कैप राउंड में पहला ऑप्शन कंपलसरी होता था, हाँ वो आउट ऑफ फ्रीज होता वो आउट ऑफ फ्रीज था। Okay. सेकंड थर्ड ऑप्शन अगर आता था तो आप फिर अगले राउंड को जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि कंटिन्यूसली बच्चे वो राउंड करते करते लास्ट राउंड में अगर थर्ड कैप में अगर उनको नहीं लेना है छोड़ देते थे, तो जो बच्चे लेने के लिए इच्छुक भी होते थे वो भी नहीं ले पाते थे, ये सीट ब्लॉक करके रखते थे। हाँ। अभी थोड़ा सा इसको ये करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए डायरेक्टरेट ने तय किया कि अभी पहले राउंड के लिए तो पहला ऑप्शन कंपलसरी किया, अगर पहला ऑप्शन मिलता है आपको तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। और अगर बच्चा दूसरे राउंड में जाता है तो उसको पहले 3 ऑप्शन कंपलसरी, ओके, अगर फर्स्ट 3 में से भी मिलता है तो उसको लेना है, अदरवाइज वो प्रोसेस के बाहर। अब उसको लेना ही पड़ेगा फर्स्ट 3 में अगर आता है। और अगर फर्स्ट 3 के बाद का कुछ मिलता है तो थर्ड राउंड में जाता है, तो थर्ड राउंड में उसको 6 ऑप्शन कंपलसरी। ओके, तो मैक्सिमम प्रोसेस थर्ड राउंड तक हो जाएगी, बच्चों को एडमिशन जिनको मिला है कंफर्म करना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिला है और चौथे राउंड में वो जाता है, तो चौथे राउंड में तो ऑल ऑप्शंस कंपलसरी होते हैं, फिर वहाँ से बची जगह काउंसलिंग राउंड के लिए जाती है। तो ये प्रोसेस में जो 4 स्टेप हुई है, इसके 2 रीजन है। एक तो ये है कि बच्चों को एडमिशन मिल जाए आखिरी राउंड तक, और पहले एक प्रोसीजर ये थी कि जो सीट्स कैप से बचती थी वो नॉन कैप में भरी जाती थी, और नॉन कैप के लिए एक रूल ये था कि वहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए एक राउंड एडिशनल दिया है। हालांकि मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट का भी लेटेस्ट जो है तो 18 जून का एक नया GR ये भी आया है कि अगर बच्चे नॉन कैप में भी एडमिशन लेते हैं कुछ कैटेगरी के लिए खासकर, हालांकि उसमें जो उसकी जो टाइटल है, हेडलाइन है, उसमें तो उसने अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, भटका जाति, इन सब के लिए किया है। नीचे मेंशन करते वक्त में जहाँ अनुसूचित का जिक्र किया है, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अभी नॉन कैप राउंड में भी अगर कैटेगरी के बच्चों की एडमिशन होती है, जो उसमें मेंशन किया है जिस कैटेगरी को, तो उनको बेनिफिट्स स्कॉलरशिप का मिलेगा, ऐसा बोला है। तो बच्चों के लिए पूरी तरीके से जो है तो फेवरेबल प्रोसेस बनाया ताकि बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले और एजुकेशन से जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिल रही है उसका फायदा ले सके। ओके, तो थोड़ा मैं समराइज कर लेता हूँ बच्चों को समझने के लिए या पेरेंट्स के लिए। तो फर्स्ट कैप राउंड में फर्स्ट ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कैप राउंड के बाहर। सेकंड कैप राउंड में फर्स्ट 3 ऑप्शंस में से कुछ भी लगा तो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैप राउंड से बाहर, उसको ऑटो फ्रीज बोलेंगे। तीसरे कैप राउंड में फर्स्ट 6 ऑप्शंस में कुछ भी लगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। और लास्ट में तो क्या, जो भी कॉलेज लगा नहीं तो डायरेक्ट तो बाहर हो जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें और एक दिक्कत आती है, बच्चों को क्या लगता है कि मैंने पहला कैप राउंड का सॉरी ऑप्शन फॉर्म फिल किया फर्स्ट कैप राउंड के लिए, मान लीजिए 10 कॉलेजेस डाले, तो मैं बाकी दूसरा कैप राउंड में उसको एडिट कर सकता हूँ क्या, पूरी तरह से एडिट कर सकता हूँ क्या?
100%। बिल्कुल पहले ऑप्शन फॉर्म जो डाले थे, अगर उसको पहले ऑप्शन फॉर्म के अलावा पहले ऑप्शन के अलावा दूसरे से लेके कितने भी कोई भी नंबर का ऑप्शन मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो वो पूरा ऑप्शन फॉर्म फिर से रिपीट कर सकता है। अगर उसको नहीं मिला तो कम्प्लीटली रिपीट हो सकता है, और अगर मिल गया उसको तो वो 299 नए ऑप्शंस डाल सकता है, और 300 जो ऑप्शन रहेगा जो उसको पहले मिला था वो रहेगा। वो रहेगा एज इट इज रहेगा। मीन्स बच्चा पूरा 100% फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अब एक मुझे बता, मैं पूछना था, जैसे कैप राउंड 1 है, मैं एक स्टूडेंट प्रोफाइल से समझ लीजिए, सूरज करके बच्चा है जिसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आरबी लगा, ओके, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आरबी लगा अभी। तो अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं? मीन्स मान लीजिए फर्स्ट कैप राउंड में मेरा ये कॉलेज का नंबर था 8वां, तो ऑटो फ्रीज तो होगा नहीं। अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं एज अ स्टूडेंट? नहीं, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं मतलब मीन्स मैं एडमिशन कर सकता हूँ, ऑटो फ्रीज कर सकता हूँ, क्या क्या कर ठीक सकता है हूँ? ना। अगर मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आरबी का 8वें नंबर का ऑप्शन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ब्रांच अच्छी है, तो मैंने एडमिशन जाके कंफर्म करना है, तो मैं उसको सेल्फ एआरसी करके कंफर्म कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन, और जाके इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट देके एडमिशन कंफर्म कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आरबी तो मिलता है तो ठीक है, लेकिन इससे बेटर भी अगर कोई मिल सकता है, मुझे आगे मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैंने उसको बेटरमेंट करना है। तो बेटरमेंट के लिए मुझे प्रोसेस करना है, और प्रोसेसिंग के 1000 रुपये भरना है। ओके, तो जब मैंने उसका बेटरमेंट कर लिया तो फिर मैं अब अगले राउंड के लिए जाता हूँ। अगले राउंड। हाँ, लेकिन अगले राउंड को बेटरमेंट करने का मेरा फायदा ये है, प्रोसेसिंग फी भरने का मेरा फायदा ये है कि वो आरबी की जो सीट मिली है मेरे पास वो कंफर्म है, वो लास्ट ऑप्शन बोल के, और मैं फिर से ऑप्शन फॉर्म भरूंगा, और वो आरबी की जो सीट रहेगी वो लास्ट में जाएगी। मुझे ऊपर कोई एडमिशन मिल जाता है तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ऊपर, राइट। नहीं मिलता है तो आरबी की सीट मिल जाएगी। तो बच्चों के यहाँ डाउट्स रहते हैं, जैसे मुझे पता है, आपको भी पता ही है कि अगर इनकेस ऊपर का कॉलेज लगा तो ये कॉलेज निकल जाएगा, यहाँ रिवर्स गियर में वापस नहीं आ सकते। डेफिनेटली नहीं आ सकते। इसलिए तुमने ऊपर दिया है, मतलब ये इससे बेटर वो इससे तुम better। कंसिडर कर रहे हो। हाँ, क्योंकि काफी टाइम इवन पेरेंट्स भी मुझे पूछते ओवर द कॉल कि सर फिर हमें ऐसा लगा कि वही कॉलेज ठीक है, वही आईटी की ब्रांच ठीक थी, यहाँ तो बीए मिल रहा है, वो नहीं हो सकता है। बहुत से हाँ। बच्चे आते हैं हाँ। डाउट लेके, कुछ इसके लोग बाद कुछ गार्जियन नहीं। थोड़ा सा इस बात में ये भी हो जाते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि सर अब हमको ठीक लगता था वही वाला, तो हमने वहाँ जाना, अब उनके पास रिवर्स ऑप्शन नहीं है, रिवर्स ऑप्शन नहीं है। उसके ऊपर दिया है तो वही वही है। ओके, तो जो जैसे आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको बेटरमेंट करना है या आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, वही है आपके पास। और आपको अगर सेल्फ फ्रीज करोगे तो आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है विदिन 3 to 5 डेज, जो भी शेड्यूल दिया शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से। तो अब एडमिशन के टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे सर। जब मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ तब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो है उसका क्या क्राइटेरिया रहते हैं, किस तरह से? देखो, मैंने जितने फॉर्म भरते वक्त में जितने डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ क्लेम किए, अगर बेसिकली दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, मुझे 10th की मार्कशीट और टीसी ओरिजिनल, टीसी ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल फॉर्मेट में ओरिजिनल, उसमें भी डुप्लीकेट टीसी नहीं, ठीक है ना, डुप्लीकेट के बड़े झंझट होते हैं। और टीसी और मार्कशीट ये तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर मैंने कास्ट का क्लेम किया है तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर मैं एसटी एससी के अलावा किसी और कास्ट में हूँ तो मुझे नॉन क्रिमिनल कंपलसरी, नॉन क्रिमिनल, ये 4 डॉक्यूमेंट मुझे कंपलसरी हो जाते हैं। किसी ने टीएफडब्ल्यूएस क्लेम किया है तो वो सीट उसको मिलती है, तो फिर उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट। किसी ने हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अगर क्लेम किया है तो हैंडीकैप के सर्टिफिकेट के अलावा हमको एक प्रोफार्मा आता है, हमारे पास ब्राउचर में F1 F2 F3, तो ये प्रोफार्मा में से जो भी उसको लागू हो प्रोफार्मा मरवा के लेके आके साइन सिक्का लगा के लेके आके जरूरी होता है। और डिफेंस का अगर किसी ने क्लेम किया है तो डिफेंस के लिए जो डिफेंस सर्विसेज का जो हेड ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस हेड ऑफिस का सर्टिफिकेट हमारा प्रोफार्मा दिया है, तो उसमें वहाँ का सर्टिफिकेट लेके आए तो वो सर्टिफिकेट। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। और जैसे बच्चों का एक रहता है कि कास्ट वैलिडिटी फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर, कास्ट वैलिडिटी नहीं लगती। कास्ट वैलिडिटी लगती नहीं। हाँ, कास्ट वैलिडिटी के लिए एक चीज़ जो है ये आया है कि गवर्नमेंट ने हमको एक GR आया है कि जब बच्चा एडमिशन कर ले आपके पास, तो आफ्टर एडमिशन विदिन 1 month यू हैव टू सबमिट द वैलिडिटी, मतलब जो उसका क्लेम है वैलिडिटी का जो प्रपोजल है वो 1 महीने के अंदर हमको सबमिट करने के डायरेक्शन है। तो वैलिडिटी हम यहाँ करते हैं। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में एक चीज़ जो मैंने बताई थी और बाद में थोड़ा सा मेरे दोस्त थे पारस कर सकने हाल बोलते में मैंने बोला था कि हमको स्कॉलरशिप के लिए वैलिडिटी लगती है। तो एक्चुअली सर ने पॉइंट आउट किया, पारस कर सर है मेरे दोस्त मुझसे में भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं इसका, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे जब पूछी तो मैंने उसमें एक मेरा जो दोस्त है स्टूडेंट सेक्शन में पवार करके सीनियर कलर के उस पर काम देखकर बहुत उसकी इसमें नॉलेज है, तो वो बताया कि स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिडिटी नहीं लगती, फ्री शिप के लिए लगती है। ओके, अब फ्री शिप और स्कॉलरशिप में फ़र्क क्या है ये भी जानना जरूरी है कि देखो, अगर नॉन क्रीमिलियर है 8 लाख के अंदर तो वो तो कास्ट का बेनिफिट लेगा,
Right. SC ST का कैंडिडेट है वो तो कास्ट का बेनिफिट लेगा, उसमें नॉन क्रिमिनल भी नहीं है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए भी गवर्नमेंट ने इनकम के लिए लिमिट जो तो बांध रखी है। अगर SC ST का कैंडिडेट है और उसकी इनकम 2.5 लाख के अंदर है ईयरली, तब उसको स्कॉलरशिप मिलती है। OBC का, BJ का, NT का कैंडिडेट है, उसकी इनकम 1.5 लाख के अंदर है तो स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर इसके ऊपर इनकम है तो उसको फ्री शिप मिलती है। फ्री शिप में उतनी फीस मिलती है जितनी ट्यूशन फी उसको माफ की गई है। और स्कॉलरशिप बोले तो ट्यूशन फी के अलावा डेवलपमेंट फी और एडिशनल और भी पैसा जो मिलता है 2000-4000 जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक स्कॉलरशिप है। तो ये भी एक चीज़ थोड़ा सा पिछले पॉडकास्ट में करेक्शन के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैलिडिटी हमको नहीं लगती है फर्स्ट ईयर में। फ्री शिप के जो कैंडिडेट्स है वो कम होते हैं, उनके लिए लगती है। और हमको चूँकि डायरेक्शन से ऐसे कि बच्चा आए तो उसका 1 महीने के अंदर सबमिट करते हैं, यहाँ से हम उसका वैलिडिटी बना देते हैं। मैंने भी जैसे कॉल किया गवर्नमेंट से, तो क्या होता है जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज का कवरिंग लेटर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लो और सबमिट कर दो समाज कल्याण में, तो बहुत स्मूथली प्रोसेस भी हो जाती है क्योंकि कॉलेज का कवरिंग लेटर रहता है तो वो अच्छे से केस भी जल्दी से रिजॉल्व कर देते हैं। और आपको फिर आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो या ग्रेजुएशन के लिए जाना हो तो दिक्कत नहीं आएगी, तो निकाल लो पॉलिटेक्निक में एडमिशन करने के बाद। तो काफी हमने सर डिस्कस किया, जैसे समराइज करने के लिए हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया, फिर से रिवाइज ऑप्शन फॉर्म की जो रूल्स रिवाइज हुए वो काफी अच्छे से सर ने बता दिए, और थर्ड अपने स्कॉलरशिप के बारे में भी डाउट्स क्लियर किए। तो देखिए हमने स्टूडेंट्स इस पे एक सीरीज ही लॉन्च किया और कुछ वीडियोस पेंडिंग है, हम डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, साथ ही थोड़ा बहुत प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट और डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी स्पेशल वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कुछ भी डाउट्स डिफिकल्टीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक ही, काफी हम अगर पॉसिबल हुआ सर तो जैसे स्कॉलरशिप्स भी काफी अवेलेबल रहती है पॉली वाले बच्चों के लिए, जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया, उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं क्योंकि सबको उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी मालूमात है वैसे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफी कम टाइम पे आपने टाइम निकाला इतनी बिजी शेड्यूल में, और प्रिंसिपल सर ने भी हमें परमिशन किया, सो आई एम थैंक्स टू एवरी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्पेशल हमीद सर एंड प्रिंसिपल बोराडे सर, थैंक यू।